नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम आपके सामने कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण उसका अध्याय 5 जल यानी वाटर लेके आए हैं। तो आज हम जानेंगे जल के बारे में। और इससे पहले हमने अपनी इसी किताब के पहला चैप्टर हमारा पर्यावरण और पृथ्वी के अंदर वायु, ये सारे हमने पार्ट ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सारी वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई सारी वीडियो मिल जाए। ध्रुवा, वसंत, गुब्बारे पर चीता, चिड़िया और चुरुगुन जैसी सारे हिंदी की भूगोल की सारी जो भी हमारे चैप्टर हैं, हिंदी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, हमारे अतीत के, वे सारे आपको मिल सके। और ये आपको वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है ताकि उनको भी सहायता हो सके और वो भी लॉकडाउन के समय, ऐसे समय जहाँ पे हम स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ सके और दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। और फिर से याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है आपको, ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई अपडेट जो है वो मिस ना हो। ठीक है, मतलब उससे आप वंचित ना रह जाए। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। आपने भी किया होगा, हमने भी किया ऐसा, और बहुत अच्छा भी लगता है कागज की नाव बनाना, है ना, कॉपी फाड़ फाड़ के। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब भी हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? तो यही सारे प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ मिलेगा। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जल वापस नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने प्रारूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यहाँ पे आप जल चक्र को देख सकते हैं चित्र के अंदर। ठीक है, कि कैसे वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, फिर वर्षण होता है और वहां के कारण या प्रवाह के कारण वह नदी तालाबों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है जो शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। अलवण जल मतलब लवण मतलब नमक, तो अलवण मतलब जो बिना नमक का होता है, मतलब मीठा जल। मीठे जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल मतलब तालाब, सोते एवं हिमनद होते हैं। हिमनद मतलब जो बर्फ के बड़े बड़े जो हिमानियां आती हैं, जो पर्वतों के ऊपर होता है, बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। मतलब महासागर जो है हमारे हिंद महासागर और सागर अरब सागर, है ना, इस तरीके से कैरिबियन सी, है ना, और ये जो सारे हैं कैस्पियन सागर, ये सब जो है ये इनका जल जो है वो नमकीन है, नमक से है, इसलिए वह लवणीय है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। मतलब जो हम नमक अपने घर में खाने में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वही उसके अंदर होता है। और आपको पता है कि नमक भी समुद्री पानी से ही बनाया जाता है, उसको सुखा के। तो यहाँ पे आपको जल चक्र के बारे में पता है। जब सूरज का ताप होता है, वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, वर्षण होता है, फिर वह नदियों के द्वारा समुद्र में वापस मिल जाता है। ठीक है, तो थलशाला ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। इस प्रकार से अपनी थलशाला आप बना सकते हो। ठीक है, एक बड़े जार के एक चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की पतली परत, ह्यूमस आपको पता है मिट्टी होती है, पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके बाद उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें, मतलब लगाएं। इसमें जल की फुहार झरने की तरह से आप शावर लेते हैं, छिड़के जार को बंद कर दें और पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। 3/4 का मतलब आप समझते हैं ना, 75%, है ना, 1/4 मतलब 25%, 2/4 मतलब 50%। तो 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, ये प्रश्न है। और क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है?
निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर 97.3% इसमें जल होता है। ठीक है, मतलब हमारी पूरी जो पृथ्वी है उसमें जो जल का जो भाग है वह महासागरों में 97% है। बर्फ का 0.2%, भूमिगत जल मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो 0.68, झीलों का अलवण जल मतलब जो मीठा पानी है झीलों में वो 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, ठीक है, जो स्थल के समुद्र जैसे मतलब जो चारों तरफ से जैसे समुद्र जो चारों तरफ से धरती से घिरे हुए जैसे कैस्पियन सागर हो गया, ठीक है, वो उसकी नमकीन पानी है। ऐसी नमकीन झीलें उसका भी 0.009, मतलब जितने लेवल पे हमारा मीठे पानी की झीलें उतने ही हमारे खारे पानी की झीलें। वायुमंडल में 0.0019 और सबसे कम जो जल है वह हमारी नदियों में होता है 0.0001। आपको लगता होगा सबसे ज्यादा जो जल है वह नदियों में होता है, लेकिन यह उल्टा है। आपको देख लीजिए कि नदियों में सबसे कम जल होता है जो पृथ्वी पर उपस्थित है, सबसे ज्यादा जो होता है वह महासागरों में होता है, सबसे जो कम होता है वो नदियों में होता है। इस प्रकार से हमारा 100% जल हमें हमारे सामने मिल गया है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप बॉक्स आप देख सकते हैं, देखें अभी हम दिखाते हैं आपको। क्या आप जानते हैं कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो 340 ग्राम प्रति लीटर की लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। मतलब जो तैरने वाले लोग हैं वह उसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं और डूब नहीं सकता कोई बंदा। इजराइल के अंदर जो मृत सागर है उसमें कोई डूब नहीं सकता क्योंकि नमक की वजह से उसमें इतनी सघनता बढ़ जाती है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि जो मृत सागर है, जो डेड सी है, वह कहाँ पे है, तो वह इजराइल में है। और वहां पे इसको डेड सी क्यों कहते हैं उसमें ये भी आपको पता लग जाएगा। क्रियाकलाप 2 लीटर जल ले, मान ले ये पृथ्वी सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखे। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। जो महासागर, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है ये जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये लवणीय जल मतलब नमक युक्त जल है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना। 1 बूंद मतलब नदियां, आपकी आधा चम्मच मतलब अलवण जल झीलें मतलब मीठे पानी की झीलें, 2 चम्मच जल मतलब भौम जल, और 9 चम्मच जो जल है वह बर्फ के छत्रक है। ठीक है, ये अलवण जल का वितरण है 1 कटोरी के अंदर। ठीक है, 1 कटोरी लिए गया हमने, हाँ पानी हमने यहाँ पे 2 लीटर जल ले लिया है ना, 2 लीटर जल लिया है हमने। ठीक है, और कटोरी में हमने वो जल निकाला है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करना पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि वहां पर जल की बहुत महत्वता है, और जिस हम धरती पे रहते हैं वहां पे जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जल है। ठीक है, जल और वायु है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। तो जल एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे जीवन के लिए, और इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो जल है तो जीवन है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए अपने घर में और स्कूल में। ठीक है, ये प्रश्न है, आप ये सारे पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है हम इसको यहीं तक रखते हैं। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि महासागरों में जल कितना होता है, लवणीय जल क्या है, लवणीय जल क्या है, मैं आपको मोटी तौर पे बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं मैप भी दिख रहा है। ठीक है, जिसमें आपको सागर दिख रहे हैं, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया और कोरल सागर वहाँ पे है। और कर्क रेखा के पास में हमारे जो ऊपर है कर्क रेखा, आपको पता है जो भारत से होकर गुजरती है। ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे पूर्वी चीन सागर है, नीचे देखेंगे तो दक्षिणी चीन सागर है। अरब सागर हमारे भारत के पश्चिम में है, और आपको महासागर दिख रहे हैं, भूमध्य सागर दिख रहा है, लाल सागर दिख रहा है, आपको कैस्पियन सागर दिख रहा है। कैस्पियन सागर जो है वह चारों तरफ से
आपको मैं बता देता हूँ, जल से घिरा हुआ है। वह बिल्कुल भी क्या कहते हैं, मतलब जो सब बड़े महासागर है उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये इसलिए, लेकिन ये इसलिए एक झील है, इसको हम सागर का नाम जरूर देते हैं, बट कैस्पियन सागर एक बहुत बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। तो और प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, आपको पता है 5 महासागर है ना। और उसके अलावा बहुत सारे जो सागर हैं वो, और जो झीलें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे सुपीरियर झील है, ह्यूरोन झील है, यहाँ पे ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, सॉल्ट लेक सिटी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतने तरीके से देख सकते हैं। मिसिसिपी नदी है जो यूएसए में बहती है। अमेजोन नदी है जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती है, जो सबसे बड़ी नदी है भारत की, वो भी आपको बतानी है। तो आपको एक तरीके से आपको ये पता लग गया है कि पृथ्वी पर जो जल है वो कितनी मात्रा में, और ये हमें पता होना चाहिए, और कितनी मात्रा में पीने वाला जल है। ठीक है। तो हमारे 2.07% जल है, जो 2.7% जल है वह पीने लायक जल है, और वही मीठा है, वह अलवणीय जल है। आपको समझ में आ गया, लवण मतलब नमक होता है, और अलवण मतलब जो बिना नमक के होता है, मतलब मीठा होता है। ठीक है, साधारण भाषा में। तो आपको ये याद रखना है, इसको आपको, इस जो आपके सामने ये सामने आ रहा है, इसको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में और वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। आप अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, हम आपके समाधान जरूर करेंगे। और आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्नों के उत्तर आपको हमारी वीडियो में ही मिलेंगे। हम लोग प्रश्नों के उत्तर भी लिखित रूप में रखते हैं अपनी वीडियो के जरिए, और आप हमारे चैनल को विजिट करिएगा। आपको सारी वीडियोस के आपको प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसके साथ हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।